अगर एक बैक्टीरियल सेल की बात करूं तो बैक्टीरियल सेल में सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। एक काम करते हैं, लेबलिंग बाद में करते हैं, पहले डायग्राम बना लेते हैं, खचपच हो जाएगी वरना, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक और लेयर होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है, ठीक है। ये आप इसको क्या करो, इस मेम्ब्रेन को भर दो जिससे कि आपको क्या अलग कलर में नजर आएगी मेम्ब्रेन, थोड़ी मोटी बनाओ, सेल वॉल, ठीक है। ये आपकी क्या है, सेल वॉल। बात क्लियर हुई। इस सेल वॉल के बाहर भी एक म्यूसिलेजिनस लेयर, एक गीली, जैसे अपना थूक आता है, सलाइवा कैसा गीलापन होता है, वैसी लेयर, स्टिकी लेयर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं म्यूसिलेज। जिसको क्या बोलते हैं, म्यूसिलेजिनस लेयर। मतलब लेयर को तो म्यूसिलेजिनस लेयर बोलते हैं, पर प्रॉपरली अगर इसका नाम बोलूं तो इस लेयर को बोलते हैं कैप्सूल, विच इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ अ म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस। तो कैप्सूल को आप एक म्यूसिलेजिनस लेयर भी कह सकते हो, ठीक है। अब क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस क्या है, इल डिफाइंड है, नॉट बाउंडेड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो जो जेनेटिक मटेरियल होगा इट इज नॉट कन्फाइंड विद द न्यूक्लियस, ये क्या होगा, बाहर होगा, साइटोप्लाज्म में होगा, ठीक है। जैसे ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ऐसे ये सर्कुलर डीएनए इन द फॉर्म ऑफ ऐसे, ये डीएनए यहां पर है, आप एक ही डीएनए बनाओ अभी समझने के लिए, ठीक है। डीएनए इज नॉट कंस्ट्रिक्टेड और स्टोर्ड विद इन द न्यूक्लियस, इज डिस्पर्स्ड आउटसाइड। तो एक काम करते हैं, इसका डायग्राम बना लिए, अब धीरे धीरे लिखते भी चलते हैं, ठीक है। ये अगर हम एक टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, टिपिकल प्रोकैरियोटिक सेल अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या चीज देख रहे हैं, वी आर एक्चुअली डिस्कसिंग द बैक्टीरियल सेल। क्योंकि बैक्टीरिया ही तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है इस धरती पर जो कि प्योरली एंड प्योरली एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल है किसके, प्रोकैरियोटिक सेल के। तो बैक्टीरियाज आर प्रोकैरियोट्स टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ये हो गया। तो इसके अंदर क्या है, मतलब आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल है, या आप किसी की रेफरेंस में उसे समझ रहे हो तो किसका बना हुआ है, देखो पहला आता है सेल वॉल, ठीक है। आउटर, मैंने क्या बोला, ये आपके सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। किसी भी टाइप का सेल पढ़ो, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, दुनिया जहान का कोई भी ऑर्गेनिज्म उठाओ, एक बेसिक स्ट्रक्चर सेल का हमेशा होता है कि सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होगी, सेल वॉल भी हो सकती है उसके सेल मेम्ब्रेन के आउटर में, ठीक है, और न्यूक्लियस होगा, डीएनए होगा, साइटोप्लाज्म होगा, ऑर्गेनल्स होंगे, ये सारी चीजें आपको नॉर्मल हब सारे सेल में नजर आएंगी। So they are counted as the basic structure of cell. So outer to cell membrane, outer to cell membrane is cell wall, ठीक है, and outer to cell wall there is capsule, there is capsule, there is capsule made up of mucilage, mucilage नाम के पदार्थ का बना होगा। और इन तीनों का कलेक्टिव एसोसिएशन, सेल मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल प्लस कैप्सूल, तीनों को मिलाकर इस एसोसिएशन को, इस आउटर कवरिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोकेलिक्स। कलेक्टिवली मतलब अगर क्वेश्चन आता है बैक्टीरिया इज सराउंडेड बाय ग्लाइकोकेलिक्स, तो ऑप्शन गलत नहीं होगा। उन्होंने क्या है, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और कैप्सूल को कलेक्टिवली एक नाम दे दिया है ग्लाइकोकेलिक्स, ठीक है, कलेक्टिवली कॉल्ड एज ग्लाइकोकेलिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स, इज इट फाइन, क्लियर हो रही है बात। अब ये तो क्या है, आउटर की बात थी। अब अगर हम अंदर चलें तो अंदर हमें क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस, बट इट इज एक्चुअली नॉट अ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड, प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ, जो बना रही हूं, जो दिख रहा है उसे लिखते चलो और समझते चलो, ठीक है।
present in form of nucleoid, not bounded by the nuclear membrane, not bounded by nuclear membrane. ठीक है, अब देखो एक महत्वपूर्ण बात और बताती हूं. आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है, ये सबसे, भाई जो बैक्टीरिया है वो सबसे पहले कौन सी किस चीज को देख रहा है, अगर देखेगा तो सेल मेम्ब्रेन को. तो ऐसा क्या है कि ये जो आपकी सेल मेम्ब्रेन होती है, जो व्हाइट कलर की है, जो इनर साइड से देखा जाए तो वेरी फर्स्ट लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स नाम के कॉन्स्टिट्यूशन की. तो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये अपने अंदर मॉडिफिकेशंस शो करती है. ये अपने अंदर क्या करती है, मॉडिफिकेशन. कभी भी किसी चीज में अगर एडजस्टमेंट्स हो सकते हैं, मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं, मैन्युपुलेशंस हो सकते हैं, दैट मीन्स आपको उस चीज की जरूरत है. ठीक है, अब जैसे इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लो. आप किसी दूसरे शहर में ट्रांसफर ले लिया आपने, आपको समझ लो कोटा शहर अच्छा नहीं लग रहा एंड यू माइग्रेटेड टू जयपुर. तो जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान. डेवलपमेंट के बेसिस पर सारी सिटीज अपनी जगह सही होते हैं, लेकिन आपने कहा कि जयपुर एरिया वाइज बहुत बड़ा है कोटा से. ठीक है, जयपुर थोड़ा सा ज्यादा डेवलपमेंट पर है क्योंकि वो कैपिटल है, बहुत सारी चीजें वहां पर, बिजनेस से रिलेटेड कंपनीज वहां पर स्टैब्लिश्ड हैं. तो आपने सोचा कि माय फ्यूचर इज मोर बेटर इन जयपुर इन कंपैरिजन टू कोटा. आप जयपुर में माइग्रेट हो गए. अब आपने देखा कि मैं जहां रह रहा हूं और जो मेरी ऑफिस है उसका डिस्टेंस काफी लंबा है, उसका डिस्टेंस काफी लंबा है, और मैं अगर स्कूटर या कार से जाऊंगा तो इट एक्चुअली कंज्यूम टू मच मनी, एज आई हैव टू स्पेंड टू मच मनी ऑन पेट्रोल. ठीक है, और पेट्रोल डीजल के रेट्स इतने भी कम नहीं है कि आप 2 रुपए का पेट्रोल भरवाओगे और अपने ऑफिस पहुंच जाओगे. ठीक है, तो आपने कहा कि ओके, अब आपको क्या शुरू से लग्जरियस कार में बैठने की आदत है, तो आपने क्या करा, अपनी बॉडी को एडजस्ट किया टू सेव योर मनी, टू एडजस्ट योर बॉडी. आपने बोला ओके आई ट्रेवल बाय ऑटो या आई ट्रेवल बाय बस. ठीक है, बस कम किराया ले रही है, पहुंचा तो वहीं रही है ना जहां जाना है. तो यू चेंज योर सेल्फ, यू हैव टू डेवलप. आपको उस क्रिया को करवाने के लिए, उस फंक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, विच इज एक्चुअली एसेंशियल फॉर योर सर्वाइवल. आप किसी और के लिए बस में नहीं बैठे हो, आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, बिकॉज इफ यू गो टू ऑफिस, यू डू वर्क, यू विल गेट मनी फॉर योर सर्वाइवल. ठीक है, तो अपने सर्वाइवल के फंक्शन को प्रोसीड कराने के लिए आपने अपनी बॉडी को क्या कर दिया, एडजस्ट कर दिया, थोड़े से चेंजेस ले आए. आप जो कल्पना भी नहीं कर सकते बस में बैठने की, यू आर एक्चुअली रेगुलरली ट्रेवलिंग बाय बस. ठीक है, तो इसी तरीके से जहां पर आपको जरूरत हुई, बैक्टीरिया को जरूरत हुई कि मुझे और एक्टिविटीज करवानी है, और मेरे पास मेरा साइज भी छोटा, एक प्रोकैरियोटिक सेल का साइज 1 से 10 माइक्रोमीटर का होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बॉडी नहीं है, बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्स मेरे पास अवेलेबल नहीं है, मेरे पास बहुत ज़्यादा मॉडर्न चीज़ें नहीं है जो कि यूकैरियोटिक सेल के टाइप है. अब मुझे बहुत सारी एक्टिविटीज़ करवानी है, मुझे रिप्रोडक्शन भी करना है, मुझे सेल डिवीजन भी करना है, मुझे रेस्पिरेशन भी करना है एनर्जी के लिए. तो मैंने क्या किया, अपनी सेल मेम्ब्रेन को मॉडिफाई कर दिया. मैंने क्या किया, अपनी सेल मेम्ब्रेन को मॉडिफाई कर दिया. बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, थोड़ी सी इनवेजिनेट हो जाती है. ठीक है, ये जो ट्रैक है ये कटकर थोड़ा सा ऐसे के अंदर की तरफ प्रोजेक्शंस शो करती है. जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है वो इनर साइड में, बाहर की तरफ नहीं, टुवर्ड सेल वॉल नहीं, अंदर की तरफ, साइटोप्लाज्म की तरफ. सेल मेम्ब्रेन शो इनवर्ड प्रोजेक्शंस ऑफ इट्स मेम्ब्रेन टुवर्ड्स दी साइटोप्लाज्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं मीजोजोम्स. मतलब इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स दी साइटोप्लाज्म. ठीक है, इन्हें और भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है. आप इन्हें ट्यूब्यूल्स भी बोल सकते हो, आप इन्हें वेसाइकल्स भी बोल सकते हो, आप इन्हें सेक्यूल्स भी बोल सकते हो. ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट्स itself towards the cytoplasm, towards the cytoplasm, towards the cytoplasm. Cell membrane invaginates itself toward the cytoplasm and the structure formed
and the structure formed known as mesosomes. क्या बोलेंगे? mesosomes. ठीक है, इन mesosomes को आप सिस्टरने, ट्यूब्यूल्स या फिर सैक्यूल्स भी बोल सकते हो, और सिस्टरने, ट्यूब्यूल्स और सैक्यूल्स. एग्जाम में अगर इनमें कोई नाम आता है तो डोंट कंफ्यूज. अब इन मीजोसोम्स का काम क्या है? थोड़ा सा एकदम फंक्शन नहीं लिखेंगे, अपन आगे भी बहुत चीजें देखेंगे इंटर रिलेशन में. देखो, न्यूक्लियस इज नॉट बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल ऑफ दिस प्रोकैरियोटिक सेल. ये जो जेनेटिक मटेरियल है, it is actually dispersed within the cytoplasm, not bounded within the nucleus. तो जो DNA है, DNA is dispersed in cytoplasm. DNA is dispersed in cytoplasm. न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता क्योंकि न्यूक्लियस खुद इल डिफाइंड है. ठीक है, अब क्या है, ये जो मीजोसोम्स हैं इनका एसोसिएशन आपके डीएनए से भी है. कोई ना कोई फंक्शन मीजोसोम का डीएनए से रिलेटेड है. तो ओवरऑल फंक्शंस के बारे में भी बात कर लेते हैं और इस डीएनए से रिलेटेड बात कर लेते हैं. देखो, मीजोसोम्स किस किस में हेल्प करवाता है? मीजोसोम्स चूंकि सेल के अब एक पार्ट बन गया है, एक ऑर्गेनल टाइप बिहेव कर रहा है, तो मीजोसोम्स हेल्प्स इन, ठीक है, मीजोसोम्स को माइटोकॉन्ड्रिया, मीजोसोम्स आर जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ यूकैरियोटिक सेल. जैसे यूकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप्ड सेल ऑर्गेनल होता है, वेदर वी डिस्कस एनिमल और प्लांट सेल, माइटोकॉन्ड्रिया नाम का सेल ऑर्गेनल होता है. तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है. आगे पढ़ोगे, अभी हिंट दे देती हूं. माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ATP is the energy currency of the cell generated by the mitochondria, which is one of the cell organelle of the cell. So ATP is the energy currency of the cell and mitochondria is the powerhouse of the cell. ठीक है, पावर देता है बॉडी को, एनर्जी देता है, क्योंकि एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर डूइंग ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. तो माइटोकॉन्ड्रिया किस सेंस में आपको एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है? ठीक है, देखो, आपकी बॉडी में आपने जैसे कोई भी फूड इनटेक किया, ठीक है, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फोटोसिंथेसिस एंड आपने उन ग्रीन प्लांट्स में से कोई फूड सोर्स खाया, यू इनटेक द फूड एंड नाउ ये फूड डाइजेस्ट हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम से और छोटे छोटे एब्जॉर्बेबल फूड पार्टिकल्स एसिमिलेटेड थ्रू या ब्लड के मीडियम के थ्रू आपके सेल में पहुंच गए. अब सेल चाहता है कि आई एम गोइंग टू डिराइव एनर्जी फ्रॉम द फूड, क्योंकि फूड को खाना, पचाना, इनटेक करना इज द अटमोस्ट और द प्राइमरी वर्क, पर उसमें से एनर्जी इनटेक करना इज द मेन थिंग. दैट्स व्हाई वी आर इनटेकिंग द फूड. तो जब हमने खाना खाया है और खाना सेल तक भी पहुंच गया है, तो उसमें से एनर्जी को आप क्या करोगे? खींचोगे. तो खाना खाना, खाने को पचाना, एनर्जी को लेना, ये सारी क्या है? मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है. एंड रेस्पिरेशन. अब सेल के अंदर अगर आपको इस फूड से एनर्जी डिराइव करनी है तो आपको एक प्रोसीजर करवाना पड़ेगा, सेलुलर रेस्पिरेशन. सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब सेल के अंदर रेस्पिरेशन टू डिराइव एनर्जी फ्रॉम द फूड. फूड को तोड़ो, फूड का मेटाबॉलिज्म करो, फूड का कैटाबॉलिज्म करो, कैटाबॉलिक रिएक्शन करो. उसमें मुझे एंजाइम्स चाहिए, मुझे एंजाइम्स चाहिए. मतलब कहीं ना कहीं, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो या चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, एंजाइम की रिक्वायरमेंट मेरे को हमेशा है. अगर मेरी बॉडी में एंजाइम्स नहीं रहेंगे तो मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि एंजाइम मेरी बॉडी को मेटाबॉलिज्म करने में मदद करते हैं. अगर एंजाइम नहीं होंगे, देयर इज नो मेटाबॉलिज्म, देयर इज नो लाइफ. ठीक है, प्रोटोप्लाज्म इज प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म. मैं आपको एक मौका दे सकती हूं आगे बढ़ने का, लेकिन अगर आप ही अप्रोच नहीं मारोगे तो मैं क्या करूंगी? ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू कैरी आउट ऑल द मेटाबॉलिक रिएक्शंस. लेकिन और मेटाबॉलिज्म को करवाएगा कौन? उनको एंजाइम्स करवाएंगे, उनको सबस्ट्रेट कराएंगे और उनके थ्रू कोई ना कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे. वी हैव डिस्कस्ड इन द बायोमोलिक्यूल्स. तो मीजोसोम्स क्या करते हैं?
देखो, मीजोजोम्स रेस्पिरेशन में हेल्प कराते हैं। अगर सेल के अंदर कोई फूड आ रहा है और आपको उस फूड में से एनर्जी लेनी है सर्वाइवल के लिए, तो वैसे तो एक टिपिकल यूकैरियोटिक सेल में सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नाम का सेल ऑर्गेनेल होता है, वो मदद करता है एनर्जी को प्रोड्यूस करने में, वो मदद करता है फूड में से एनर्जी को डिराइव करने में, और जिससे कि जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में रिलीज हो जाए, और यूज करने तो यूज करो, नहीं तो स्टोर हो जाए। भाई पूरी एनर्जी तो यूज करोगे नहीं, ठीक है। तो वही काम प्रोकैरियोटिक सेल में कौन करता है? मीजोजोम्स। तो हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, helps in respiration. It is like mitochondria. It is like mitochondria. It is like mitochondria of eukaryotic cell. Mitochondria of eukaryotic cell. ठीक है। और क्या करता है ये? और किस किस में मदद करता है? It helps in attaching DNA. It helps in attaching DNA and helps and thereby provide cell division. ठीक है, मैं क्लियर करती हूँ किस तरीके से। देखो, डीएनए पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म के अंदर। अभी डीएनए देखो, अगर आपको सेल को डिवाइड करना है, या देखो अगर प्रोकैरियोटिक सेल है, छोटा सेल है, तो सेल जनरली कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, एसेक्सुअली ही रिप्रोड्यूस करेगा, और रिप्रोडक्शन या सेल डिवीजन इज द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो अगर यहां पर आपको रिप्रोडक्शन करना है तो आपको सेल को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। सेल को डिवाइड करोगे तो जो ऑलरेडी सेल के पास डीएनए वो क्या करोगे? डुप्लीकेट करोगे। यू वांट कि मेरा डीएनए भी क्या हो जाए? डिवाइड करे, डुप्लीकेट हो जाए। तो अभी इस पोजीशन पे जब साइटोप्लाज्म में बैठा हुआ है, मतलब लिटरली वो सेंटर में ही अवेलेबल है, किसी भी टाइप का रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, किसी भी टाइप का सेल डिवीजन प्रोसीड नहीं हो सकता, किसी भी टाइप का डीएनए डुप्लीकेशन नहीं हो सकता। बट इफ योर सेल, अब आपकी सेल चाहती कि मैं डिवाइड करूं और डीएनए को डुप्लीकेट करूं, तो ये जो डीएनए है, ये आपका बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन और मीजोजोम के लगभग करीब क्या हो जाता है? अटैच हो जाता है। मतलब अब इसकी पोजीशन सेंटर में ना होकर टुवर्ड सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी, नियर बाई टू मीजोजोम्स। तो ये मीजोजोम्स क्या करेंगे? अब मीजोजोम्स हेल्प करेंगे। अब मीजोजोम्स हेल्प करेंगे कि आप क्या करो? डीएनए को डुप्लीकेट करो। डीएनए जब सेंटर में था तब कोई डुप्लीकेशन नहीं कर पा रहा था, किसी टाइप का सेल डिवीजन नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब डीएनए माइग्रेट होकर टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन नियर टू मीजोजोम्स चला गया, तो वो डुप्लीकेट भी करेगा और सेल डिवीजन को प्रोवाइड भी करवाएगा। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली मीजोजोम्स किस में हेल्प कर रहे हैं? सेल डिवीजन में। ठीक है, और क्या करते हैं? जैसे बॉडी के अंदर कोई इंजाइमेटिक एक्टिविटी करवानी है तो मीजोजोम्स क्या करेंगे? एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे, एक ज्यादा एरिया प्रोवाइड करेंगे कि प्रॉपर्ली सबस्ट्रेट आए, उन पे एंजाइम्स एक्ट हो और प्रोडक्ट्स क्या हो? बन जाए। तो हेल्प्स इन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ठीक है, बात क्लियर हुई?